ओके गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज नया दिन, नई क्लास। और आज बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 और 14 मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो एक बार मुझे सारे बच्चे बता दो कि क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट आया है तो पूछ लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है क्या आपको? सर क्या था क्वेश्चन? सर बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये कह रहा था कि यार तीन पार्टनर है, ए बी और सी, रेशियो है 5:3:2। ए ने पर्सनली गारंटी दिया है कि सी तेरा प्रॉफिट का जो शेयर होगा ना, वो 30,000 से कम नहीं होने वाला भाई, ठीक है। और ए और बी और सी कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, कमॉन 1,59,000। तो 159 यहाँ उतार दिया। 159 में से पहले क्या दे दिया, कमॉन कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, कितना कितना 320, 2,01,60 का 555%, कितना हो गया 34,000। कितना बचा प्रॉफिट? 159 में 34 का कितना बचा? 159 में से गए 34,000, कितना बचा? 1,35,000। 25,000, 1,25,000 को जब अपन ने नॉर्मली बांटा तो कितना किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3:2 में। तो कितना ए के पास कितना हिस्सा आया? 62,500। बी के पास कितना आया? 37,500। और सी के पास कितना आया? 25,000। अब सी रोने लग गया, बोले भाई मेरे को 30,000 की गारंटी दी थी, मेरे पास तो 25,000 ही आए। किसने गारंटी दी थी? ए ने। क्या कर देंगे भाई, ए के शेयर से 5,000 कम कर दिए, देखो माइनस कर दिए, और सी के शेयर में जोड़ दिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद अब मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन नंबर 14 जो बिल्कुल एग्जैक्टली अपन ने क्वेश्चन किया था वैसा था। आई गेस ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का रेप्लिका था ये क्वेश्चन नंबर 14। चेक करो। तो ये आ गया आपको या नहीं आया बताओ? और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, देख लो, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट वाला आ जाएगा, या फिर अभी जो क्वेश्चन 14 आपने के इस टाइप का आ जाएगा, या फिर अब जो हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन, या दो या तीन जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस फंडामेंटल से। बाकी ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल से भाई आते वाते नहीं है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग आगे और बचे हुए क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले बताया तो मैं क्वेश्चन कौन कौन से बचे हैं। एक तो बचा है क्वेश्चन नंबर 10, एक बचा है आपका कमॉन क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और एक बचा है आपका 13। 13, चलो ठीक है 13। और एक मैंने आपको कहा था कि कॉपी में मत करना, पर इसको डिस्कस कर लेना, तो एक अपन इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ फटाफट से आप, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, फटाफट से पढ़ते हैं। वीक, एबल, लेजी तीन पार्टनर हैं, रेशियो है 2:1:1। अग्री ये हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली जाएगी 8% से। अच्छा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ना तो हम करंट अकाउंट के कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट देंगे, और ना करंट अकाउंट वाली ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखते हैं भाई क्या कह रहा है, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। दी फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ दी पार्टनर्स। आपको 1 जनवरी 2022 के दिन की कैपिटल दी है, तो पहले तो एक बार आप ये चेक कर लो कि ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है? कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, चेक करो। ये देखो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। अपने को बनाना क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एक बनाना है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर वीक, एबल और लेजी। तो दो चीज बनानी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट ऑफ वीक, एबल और लेजी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022। मतलब क्वेश्चन है कैलेंडर ईयर 2022 का। तो 2022 की शुरुआत की कैपिटल दी हुई है, 2022 की शुरुआत की करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज अलग दिख रही है, हाईलाइट कर देता हूं, लेजी का डेबिट बैलेंस है, ओके। और 2022 पूरे साल भर का ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, वीक का, एबल का और लेजी का अलग से दिया हुआ है। ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया साल भर का ड्राइंग। ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया साल भर का ड्राइंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, ओके। The draft account for 2022 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital and drawing। अच्छा, मतलब अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है और ड्राइंग वगैरह का कुछ अभी तक बातचीत करी नहीं है, और इस प्रॉफिट में अभी तो कुछ रेक्टिफिकेशन भी होना है। मतलब प्रॉफिट बना तो दिया हमने, पी एंड एल प्रॉफिट निकाल तो दिया हमने, बट अभी कुछ गलतियां रह गई है जिसपे हमने चर्चा भी करनी है, ओके, ठीक है। अब सुनना, क्या आपने
क्या आपने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी है? हाँ, सबको पता आंसर हाँ है, ओके। फंडामेंटल में अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ा था कि हम जब पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करते थे, याद है? तो ये आ गया गलतियों को रेक्टिफाई करने का टॉपिक। बस हालांकि वहां पे हमको केवल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने वाली क्वेश्चन आती थी, तो उसमें भी दो क्वेश्चन आते थे, एक तो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री और एक पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, तो आपको मैं एक बार बस आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं ताकि आगे क्वेश्चन करवाए टाइम टेंशन ना हो। जब भी हम गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं पिछले साल वाली, याद कर लेना, चैप्टर नेम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा रखा है मैंने कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगर अगले साल गलतियां रेक्टिफाई करते हैं तो कौन से अकाउंट से एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट, याद है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ रखा है अपन ने, याद करो। थर्ड स्टेज में अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, तो इनकम और एक्सपेंस से कौन सा अकाउंट यूज करना है? पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। ठीक है, क्लियर कहानी? ओके, तो मैं पढ़ता हूं आगे। ये बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू 750 पेड बाय फर्म ऑन 30 जून 2022, यानी कि 2022 में हमने वीक का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, उसको मैंने गलती से क्या मान लिया भाई? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आप मुझे बताओ, पार्टनर का लाइफ एक्सपेंडिचर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, क्या वो बिजनेस का खर्चा है या पार्टनर का पर्सनल खर्चा है? इन्होंने क्या मान लिया? इन्होंने इसको पार्टनर का पर्सनल खर्चा ना मान के बिजनेस का खर्चा मान लिया, तो गलत किया। किस अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था? ड्राइंग में। इन्होंने कहा डेबिट कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब इन्होंने एक्सपेंस मान लिया। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी बताओ? बताओ, कम ऑन। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। पी एंडल बन चुका है ऑलरेडी, पी एंडल ऑलरेडी बन चुका है। ये देखो लिखा हुआ है कि हमने ड्राफ्ट अकाउंट बना तो लिए हैं और 60,000 का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, कच्चे अकाउंट बना लिए और वहां पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है 60,000 का। अब इसमें दोनों बात आप कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो ये मान सकते हो कि अभी तक हमारे एक्सपेंसेस के अकाउंट जिंदा हैं, उनको हमने पेंडल में ट्रांसफर नहीं किया है, और आप चाहो तो ये मान सकते हो कि हमने एक्सपेंसेस को एक बार पेंडल में ट्रांसफर कर दिया है। दो चीजें यहाँ पे, या तो आप ये मान सकते हो कि हमने हमारे एक्सपेंसेस को, जो भी पुराने थे ना, गलत भी थे, उनको भी हम ट्रांसफर कर चुके हैं। तो अगर आप उनको ट्रांसफर पेंडल में कर चुके हो तो वापस उन एक्सपेंस का यूज मत करना। और आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे अकाउंट खुले पड़े हैं, अभी तो ये ड्राफ्ट अकाउंट है, ड्राफ्ट का मतलब तो क्या होता है? रफ अकाउंट। क्या होता है कमॉन? रफ अकाउंट। तो इसका मतलब अभी भी मेरे एक्सपेंस अकाउंट जिंदा है, तो मैं एक्सपेंस अकाउंट का यूज कर सकता हूं वाइल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो बताओ अपने को क्या करना चाहिए? ज्यादा लॉजिकल क्या लग रहा है आपको? ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ, रफ कॉपी में मैंने नेट प्रॉफिट निकाला 60,000 का। तो अभी बताओ क्या एक्सपेंस जिंदा है या मर गए हैं? बताओ क्या करने का? जिंदा है या मर गए हैं? एक्सपेंस जिंदा है, बट उस एक्सपेंस का इफेक्ट P&L पे तो आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं आज एक्सपेंस कम करूंगा तो प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं यार, सेफ साइड खेलते हैं अपन। अगर एक्सपेंस में जाएंगे फिर एक्सपेंस का इफेक्ट P&L पे डालना पड़ेगा, इससे बढ़िया भाई अपन जहां पे भी एक्सपेंस और इनकम की बात आ जाएगी ना, वहां पे अपन P&L यूज कर लेंगे, वहां पे अपन P&L यूज कर लेंगे। तो फिर वहां से क्या निकल जाएगा मेरे पास में? करेक्टेड P&L। क्या निकल जाएगा? करेक्टेड P&L निकल जाएगा। और फिर करेक्टेड P&L कहां डाल देंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देंगे। कैपिटल में नहीं सर, करंट अकाउंट में। यहाँ पे दो अकाउंट अलग अलग होते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट कहां जाती है? करंट अकाउंट में। वापस सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक्सपेंस को रेक्टिफाई करना है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बोला एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बोला आपने। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, 100% सही, कोई गलती नहीं है आपके कॉन्सेप्ट में। परफेक्ट आंसर 750। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने सिर्फ ये एंट्री पास करी तो फिर मुझे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहां पे जाके इसका इफेक्ट डालना पड़ेगा? P&L में डालना पड़ेगा।
क्योंकि अगर अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जिसको मैंने एक्सपेंस मान लिया था वो एक्सपेंस नहीं था। मैंने इसको क्या मान लिया था? एक्सपेंस मान लिया था, मतलब मैंने प्रॉफिट कम कर दिया था। अब अगर आज ये एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अब मुझे इसका इफेक्ट पेंडल में डालना पड़ेगा, समझना। तो अब मुझे अगली एंट्री फिर से करनी पड़ेगी, क्या? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू पी एंडल। तो या तो मैं डायरेक्टली पी एंडल से एडजस्ट कर दूं, या फिर एक बार एक्सपेंस लगा के फिर पेंडल में डालूं। तो दो काम मैं करना नहीं चाहता भाई साहब। तो या तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली किस में डाल दूंगा, इसको किस में डाल दूंगा? पी एंडल में। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि मैं पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए पी एंडल अकाउंट का यूज ही मत करो। किसका यूज कर लो? पी एंडल एडजस्टमेंट का। ये भी कर सकते हो आप। पाबंद मत करना अपने दिमाग को, पाबंद कर लोगे सोच खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहां पे हम पी एंडल का भी इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये करंट ईयर की ही गलतियां हैं, और हम पी एंडल एडजस्टमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि करंट ईयर की गलतियां हैं, पर मैं उसको सेपरेट रखना चाहता हूं। पर पी एंडल एडजस्टमेंट का तब ही इस्तेमाल होता जब लास्ट ईयर्स की गलतियां होती, तो सिर्फ मेरे पास ऑप्शन होता पी एंडल एडजस्टमेंट इस्तेमाल करने का। पर अभी तो ये करंट ईयर की गलतियां हैं, इसलिए मैं पी एंडल भी यूज कर सकता हूं और पी एंडल एडजस्टमेंट भी यूज कर सकता हूं वाइल रेक्टिफाइंग दी मिस्टेक्स। आ रहा है या मेरी बात आ रही है या जा ही नहीं रही दिमाग में? हेलो, आ रही है क्या? पक्का? अगर 5 ईयर्स की गलतियां होती, 2021 की गलतियां होती, 2020 की गलतियां होती, तो मुझे पी एंडल एडजस्टमेंट इस्तेमाल करना पड़ता, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में। पर क्योंकि ये 2020 की गलती है, तो मैं डायरेक्टली क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? पी एंडल अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकता हूं इन प्लेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस तो इस्तेमाल करना नहीं चाहता भाई साहब, फालतू में दो काम क्यों करूंगा। तो मैं उसे क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बताओ अब क्या करें। बताओ, अब आप बोलो कैसा कर लें, कोई टेंशन नहीं, दोनों सही है। अपन तो पे एंडल यूज कर लेते हैं, बात खत्म, सॉर्टेड। और क्या, क्यों टेंशन में है? क्लियर? और आप चाहो तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, पी एंडल एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, पक्का श्योर? अपना फाइनल आंसर सेम आएगा, बुक का भी और मेरा भी। प्रेजेंटेशन का फर्क आ सकता है, ये क्या समझते हैं अपन क्या समझते हैं भाई, उसमें फर्क आता है। रटा नहीं सकता मैं आपको बुक का देख के, नहीं बेटा ऐसे होता है। कैसे रटाऊंगा भाई साहब? 3 ऑप्शन खुले रखने पड़ेंगे, एग्जाम में थोड़ा ना आपको रटा हुआ याद रहेगा, एग्जाम में दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके, तो बताओ, मैं पी एंडल अकाउंट इस्तेमाल कर सकता हूँ या पी एंडल एडजस्टमेंट कर सकता हूँ या दोनों कर सकता हूँ? दोनों कर सकता हूँ, ठीक है। पर इसी क्वेश्चन में मैं पी एंडल का इस्तेमाल इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि करंट ईयर की ही गलती को मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहा हूँ, और पी एंडल भी मैं किसकी जगह यूज कर रहा हूँ? इनकम और एक्सपेंस की जगह, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस ऑलरेडी पी एंडल में जा चुकी है। अब कोई भी छेड़छाड़ होगी, इसका मतलब पी एंडल को वापस से मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सपेंस कम कर रहा हूं तो इसका मतलब पी एंडल बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके, पक्का, श्योर, क्लियर? चलो, तो ये होगी 750 की एंट्री। क्लियर? पक्का? क्लियर? आप चाहो तो पी एंडल अकाउंट की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे पी एंडल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। उसमें क्या होगा, गलतियां अलग रह जाएगी और पुराना वाला 2 लाख का प्रॉफिट अलग रह जाएगा, पुराना वाला 60,000 का प्रॉफिट अलग रह जाएगा। ओके, चले अभी आगे, कोई टेंशन नहीं। अगर आप अभी पी एंडल एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करोगे तो आपको पी एंडल एडजस्टमेंट का बैलेंस लास्ट में कहां भेजना पड़ेगा? कहां भेजना पड़ेगा? कहां भेजना पड़ेगा? डायरेक्टली पार्टनर्स करंट अकाउंट में भेजना पड़ेगा। और अगर आप पी एंडल का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपका ऑटोमेटिक नया करेक्टेड पी एंडल कहां जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। यू कैन यूज बोथ, यू कैन यूज बोथ। ओके, ओके, ओके सर, अभी आप कैसे कर रहे हो? तो मैंने क्या बोला, अभी अपन क्या कर रहे हैं, पी एंडल का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होगी। अब चलते हैं, आ जाओ सेकंड एंट्री में। रिपेयर करवाई थी मशीनरी की 10,000 रुपए की, उसको मैंने प्लांट अकाउंट यानी कि एसेट मान लिया, और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया। तो गलत क्या है? रिपेयर असेट में डेबिट होती है, रिपेयर असेट में डेबिट होती है क्या? रिपेयर करवाई थी तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक, इन्होंने क्या एंट्री कर दी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक।
अब सर पहले तो आप ये बताओ कि रिपेयर कौन सी वाली है। अगर रिपेयर कैपिटल रिपेयर है तो फिर असेट में डेबिट होनी चाहिए थी, और अगर रिपेयर रेवेन्यू रिपेयर है तो ये एक्सपेंस में रिपेयर में डेबिट होनी चाहिए थी। तो सर अगर ये कह रहा है कि रिपेयर अगर हमने प्लांट में डेबिट कर दी और ये गलती है, इसका मतलब रिपेयर प्लांट में डेबिट होनी नहीं चाहिए थी। इसका मतलब कौन सी रिपेयर की बात कर रहा है कि ये रेवेन्यू रिपेयर थी, और रेवेन्यू रिपेयर थी इसका मतलब इसको रिपेयर में डेबिट करना चाहिए था, इन्होंने असेट में डेबिट कर दिया। तो जिस चीज को मेरे को एक्सपेंस मानना चाहिए था इन्होंने क्या मान लिया, असेट मान लिया। आज बताओ नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं अपन, छोड़ो P&L एडजस्टमेंट तेल लेने का, क्या एंट्री करते, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देते और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर लेते। ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। लो आओ करते हैं। तो सेकंड की पहली एंट्री, रिपेयर को डेबिट कर देता, अभी लिखना मत आप, रिपेयर को मैं डेबिट कर देता और प्लांट एंड मशीनरी को आज मैं क्रेडिट कर देता, ठीक है। ओके क्लियर। कितने रुपए, जितने की रिपेयर थी 10,000, डेबिशन की बात बाद में पढ़ेंगे, ये 10,000 10,000। पर आप मुझे बताओ रिपेयर का यूज करूंगा क्या मैं, रिपेयर का यूज करूंगा क्या मैं, नहीं, क्योंकि रिपेयर ऑलरेडी कहाँ जा चुका है, P&L में जा चुका है। सारे एक्सपेंस इनकम, सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट P&L में ट्रांसफर हो चुके हैं, तो डायरेक्टली क्या यूज कर लो, P&L अकाउंट यूज कर लो। ओके क्लियर, पक्का, बंद कर दो। अब बी पार्ट, इन्होंने अगर इसको गलती से असेट मान लिया था तो इन्होंने गलती से डेप्रिसिएशन भी लगा दी थी, तो वो भी नहीं लगनी चाहिए थी। अरे भाई जब एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगना चाहिए था। अगर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगना चाहिए था तो एंट्री भी नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या एंट्री कर दी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे, क्या हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये लो करते हैं, आ जाओ। पर डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस नेचर का आइटम है, तो इसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं बताओ, P&L डायरेक्ट यूज कर लो। क्योंकि अभी ये एक्सपेंस लिखोगे फिर आप इस एक्सपेंस का इफेक्ट P&L में डालोगे, इससे बड़े डायरेक्ट क्या लिख दो, P&L लिख दो भाई जी। समझ में आ रहा है क्या यार, या नहीं आ रहा, पक्का श्योर। पहले क्या किया बताया, क्या इन्होंने पहले रिपेयर करवाया था, इसको एक्सपेंस माना ही नहीं भाई साहब। तो हमने बोला ये याद कर भाई, ढंग से पढ़ के अकाउंट, तू कौन से भूल गया है। तो हमने बोला ढंग से पढ़ के आ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ढंग से पढ़ के आ, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ के आ, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको किस में डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर में डेबिट करना चाहिए था। अगर तू इसको रिपेयर में डेबिट करता तो उससे क्या कम करना चाहिए था, तेरे को P&L कम करना चाहिए था। तो ये भूल गया था, तो अब हमने क्या कर दिया, P&L अब कम कर दिया, और असेट को जो उन्होंने गलत बढ़ा दिया था उसको आज कम कर दिया। समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो पक्का श्योर श्योर श्योर, क्लियर क्लियर क्लियर, आगे चलते हैं। और फिर जब इन्होंने डेप्रिसिएशन का खर्चा मान के प्रॉफिट को कम कर दिया था, हमने बोला जब मशीन ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहां से होगा, तो वापस क्या बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, P&L को क्रेडिट कर और तेरा असेट को वापस से बढ़ाई जो तूने कम किया है। ओके ओके ओके, समझ में आई एंट्री। कुल मिला के तुम तो पहले नॉर्मल एंट्री कर दो, और जहां पे एक्सपेंस इनकम आ जाए वहां पे क्या लिख दो, P&L लिख दो। अब आगे सुनना, जल्दीबाजी मत करो प्लीज। ट्रेवलिंग एक्सपेंस लगे कितने, 3,000, किसके लगे, एबल के। कहाँ गया था ये, यूके। क्या करने गया था, घूमने गया था, प्लेजर ट्रिप पे गया था, मतलब अपनी पर्सनल ट्रिप पे गया था ये। खर्चा पे किसने कर दिया, फॉर्म ने पे कर दिया 30 जून को। इसको इन्होंने किसका एक्सपेंस मान लिया, फॉर्म का एक्सपेंस मान लिया। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। चलो मैं इसको एकदम प्रॉपर लिखता हूं, एबल्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी। इन्होंने कर दी ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करेंगे अब, एबल्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिख देंगे। कितने रुपए, 3,000 3,000। बट ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखेंगे तो बाद में इसको किधर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, P&L। समझ में आ रहा है क्या, हम याद दिला रहे हैं कि भाई तूने इसको खर्चा मान के प्रॉफिट कम कर दिया था, अब वापस क्या कर दे, आज प्रॉफिट को बढ़ा दे। ये बड़ा प्रॉफिट ये आ गया P&L में क्रेडिट हो गया।
आया या नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का आ गया? कोई टेंशन नहीं। चलो अब मेरे को एक चीज बता दो, सारी गलतियां रेक्टिफाई हो गई है क्या, क्या बची है? हो गई है सर, हो गई है। तो अब एक काम करो, आप मुझे ना एक पी एंड एल का अकाउंट बनवा दो कि गलतियों से पहले पी एंड एल कितना था और गलतियों के बाद, एडजस्ट करने के बाद, रेक्टिफाई करने के बाद, गलतियों को सही करने के बाद का सही प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो मैं बना रहा हूं यहां पे पी एंड एल अकाउंट, क्या फाइंड करने के लिए? करेक्ट नेट प्रॉफिट। ओके, तो बताना भैया, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एरर्स, बिफोर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कितना दिया हुआ है? 60,000। ओके, चलो करवाओ ये एंट्रियां पोस्ट करवाओ। पहली एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये आ गया बाय ड्राइंग। किसकी ड्राइंग थी वैसे, नाम बताना। बाय वीक्स ड्राइंग, ये लो, बाय वीक्स ड्राइंग। कितना है? 750। इसके बाद पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना याद है ना वो, रिपेयर। अरे याद है क्या वो, रिपेयर। आगे प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल बाय, क्या है ये, क्या था ये? डेप्रीसिएशन। वेरी गुड। कितना? 2000। और एबल्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस। बताओ कितना आ रहा है आपका करेक्टेड प्रॉफिट है? इसके बाद में तुम्हें आईसीआई ने क्या किया वो भी बताऊंगा। अपन मूर्खता नहीं करेंगे भाई, अपन पहले प्रॉफिट को सही करके सही प्रॉफिट बांट देंगे। ये क्या करते हैं, पहले गलत प्रॉफिट बांट देते हैं, फिर सारी एडजस्टमेंट की फिर इफेक्ट डालते हैं कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में। भाई इतना काम क्यों करवा रहा है यार, पहले पेंडल को सही करवा ले और सही पेंडल डायरेक्ट दिलवा दे करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या करता है, पहले गलत पेंडल डालता है और फिर अब गलतियां जब रेक्टिफाई करता है तब भी करंट अकाउंट में इफेक्ट देता है। भाई अपन ऐसा काम नहीं करने वाले। ओके, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास में। चलो तो बताओ कितना आया क्रेडिट साइड में टोटल, बताओ। 65,750। कितना आ रहा है डिफरेंस, क्या है ये, क्या है ये? करेक्ट प्रॉफिट है ये। अब ये कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो 2, पर सर अभी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले आइटम भी दिए हुए हैं सर, तो पहले ये करंट अकाउंट में जाएगा या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जाएगा? तो नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, करेक्ट, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। समझने में कोई चीज में दिक्कत है तो मेरे को प्लीज बताओ। सर आपने एक्सपेंस और इनकम की जगह पी एंड एल यूज क्यों कर लिया? क्योंकि इन्होंने पी एंड एल ऑलरेडी बना रखा है। तो मुझे, मैं अगर एक्सपेंस और इनकम यूज कर भी लूंगा तो मुझे उसको डालना कहां पड़ेगा भाई, रिवर्स करके पी एंड एल में डालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट क्या यूज कर लेता हूं, पी एंड एल। जिससे क्या होगा कि पी एंड एल का जो मेरे पास बैलेंस है इसमें ही ये सारे एडजस्टमेंट करके मैं क्या निकाल पाऊंगा, करेक्ट पी एंड एल निकाल पाऊंगा। आया या नहीं आया? अरे बोलो, बोलो, पक्का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। सर पी एंड एल एडजस्टमेंट यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन था पी एंड एल यूज करने का। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर की गलती है और करंट ईयर में सही कर रहे हैं, तो करंट ईयर के पी एंड एल में ठोक दिया। अगर ये लास्ट पीरियड की गलती होती, 2020 की गलती होती, 2021 की गलती, 2019 की गलती होती, तो मुझे क्या यूज करना ही पड़ता, पी एंड एल एडजस्टमेंट। पर मैंने तो आपको यह भी कहा कि आपका मन कर रहा है तो आप यहां पे भी क्या यूज कर सकते हो, पी एंड एल एडजस्टमेंट। पर मैंने कहा नहीं, मौका मिला है पी एंड एल इस्तेमाल करने का तो चौका लगाते हैं भाई। पहली बार तो ऐसा मौका मिल रहा है कि गलतियां रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, पी एंड एल इस्तेमाल कर सकता हूं इन प्लेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। जिन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा होगा उसका दिमाग चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर? बोलो पक्का, श्योर, क्लियर है भाई साहब? किताब ने क्या किया है मुझे कोई मतलब नहीं है, सिंपल चीज सही क्या है वो सिखाऊंगा। चले आगे। ओके, तो पहले यहां तक आप लिख लो।
फास्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 10, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। और अगर आपकी रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, रिपेयर, डेप्रिसिएशन और ट्रेवलिंग एक्सपेंस। फटाफट से लिख लो प्लीज प्लीज प्लीज। चलो, तो यहां तक का कार्यक्रम सेट। अब ये बोल रहा है कि ना हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग चार्ज करेंगे। अच्छा, तो ये सारे कार्यक्रम कहां पे होगा? पीएनडल एप्रोप्रिएशन में। हालांकि पीएनडल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला भी हुआ है, अगर नहीं भी बोला होता तो मैं क्या बनाता? पीएनडल एप्रोप्रिएशन मुझे बनाना ही पड़ता भाई। ठीक है, तो आ जाओ पीएनडल एप्रोप्रिएशन खींचते हैं और अब अपना स्टार्ट होता है मेन आंसर। तो अब एक काम करना, लगे हाथों तुम लोग है ना पीएनडल एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट दोनों बना लो। तो ये आ रहा है एक तो पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अब बनाते हैं अपन करंट अकाउंट। कम ऑन फास्ट, हो गया क्वेश्चन खत्म है अभी। कितने पार्टनर है, 3 है क्या या 2 हैं? भाई, अपने कैपिटल अकाउंट में बोला है क्या बनाने के लिए, या सिर्फ करंट बोला है? ये लो भाई, करंट अकाउंट बनाए थे। वीक एबल लेजी, वीक एबल लेजी या वीक लेजी एबल? वीक एबल लेजी, WAL, ठीक है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर, फटाफट से खींच लो, चलते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जब भी बेटा अपने पास में दो अकाउंट अलग अलग होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है करंट, तो हम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे भी किस वाले अकाउंट पे देते हैं? करंट अकाउंट पे देते हैं या कैपिटल पे देते हैं? कैपिटल पे देते हैं यार, क्या कर रहे हो यार, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं? जो साल भर रखी गई है उस पे देते हैं ना भाई साहब। जो लास्ट में आई है उस पे थोड़ा ना देंगे। जो साल भर रखी गई है उस पे देंगे ना। साल भर रखी वाली कैपिटल कहाँ मिलेगी? कैपिटल अकाउंट में मिलेगी। कैसी बातें कर देते हो पता नहीं। और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपको करंट अकाउंट के बैलेंस पे ना तो इंटरेस्ट देना है ना लेना है। उसके बाद गलती कर रहे हो यार। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। अगर ये बात नहीं लिखी होती तो भी किस पे देते? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस वाले बैलेंस पे देना है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे देना है। अच्छा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं या क्लोजिंग बैलेंस पे? ना तो ओपनिंग पे ना क्लोजिंग पे, किस पे देते हैं? आउटस्टैंडिंग पे। जो भी आउटस्टैंडिंग रही है, जो इफेक्टिव कैपिटल है उस पे। जो साल भर आउटस्टैंडिंग रही है, जो साल भर हमने इस्तेमाल करी है, जो इफेक्टिव कैपिटल है, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। कर लिए ना? तो इन चीजों को भूलो मत। ओके, तो चलो बताओ पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पहली एंट्री फास्ट फास्ट फास्ट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो वीक और एबल का तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। टेन 5, और लेजी का डेबिट साइड पे आएगा 5। अब आपने मेरे को बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है जी? कितना आएगा? 75,000 का 10%। वैसे तो अपने पास इस क्वेश्चन में बहुत पैसा है, पेंडल में कोई टेंशन नहीं है, पर कभी भी चेक करना चाहिए आपको हमेशा कि जितना हमारे पास में पैसा है क्या हम उससे ज्यादा तो एप्रोप्रिएशन नहीं कर रहे हैं ना। तो हमारे पास बताना जरा पैसा कितना आया था पेंडल से, बताना पेंडल एप्रोप्रिएशन में पैसा कितना आया था अभी सही वाला? 55,750 आया था। और उसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना पड़ रहा है? लगभग 14,500 तो मैं दे सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। तो पहली एंट्री क्या हुई बेटा? पहली एंट्री हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो यहाँ डाल दिया। ओके, क्लियर। बताना अब अगली एंट्री क्या होगी? बोलना है, बोलना है, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल दी हुई नहीं थी, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ नहीं था, इसलिए ओपनिंग कैपिटल पे ही मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इसका मतलब भाई साल भर में कैपिटल चेंज ही नहीं हुई है, और जो चेंज हुई है वो तो ईयर एंड पे हुई है। कितना हो गया ये? 14,500। ओके, क्लियर, चले आगे। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एंट्री बिल्कुल सही है, अभी रुक जाओ। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले ड्राइंग की तो बताओ क्या करेंगे? जो साल भर की ड्राइंग है वो कहां से चार्ज करेंगे? कैपिटल में से कम होती है ना वो। तो ये जो ड्राइंग है वो कैपिटल में से कम करेंगे या करंट अकाउंट में से कम करेंगे? क्या इस क्वेश्चन में बोला है क्या कि ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ कैपिटल है? देखो एक बार जाके। नहीं सर, आउट ऑफ कैपिटल नहीं बोला है। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोला है क्या? हाँ। इसका मतलब है सारी ड्राइंग कौन सी है? अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर ये अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग है तो ये कौन से अकाउंट में जाके कम होगी? करंट अकाउंट में जाके कम होगी। याद करो, भूलो मत, याद करो। जागते रहो, जागते रहो। जागो, जागो। दिमाग को सोने मत देना। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज हो रही है, इसका मतलब है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग जो होती है वो करंट अकाउंट से कम होती है जब मैं अगर कैप पार्टनर के दो अकाउंट बनाता हूं तब। क्लियर है? बताया था मैंने, ठीक है। तो यहां आ जाओ, पहले लिखो यहां पे टू ड्राइंग्स। बताना जरा वीक की कितनी ड्राइंग ऑलरेडी दी हुई थी? 15,000। अपन ने अभी और कितनी रिकॉर्ड करी थी? अभी अपन ने और कितनी रिकॉर्ड करी थी बताओ? 750। तो बताओ ओवरऑल वीक की ड्राइंग कितनी हुई? 15,750। लेस कर दो। बताना जरा एबल की ड्राइंग कितनी दी हुई है? 10,000। अपन ने रेक्टिफाई करते टाइम पे एबल की ड्राइंग और कितनी बढ़ा दी? 3,000। कितनी हो गई? 13,000।
बताना लेजी की कितनी ड्राइंग दी हुई है? 10,000। क्या लेजी की ड्राइंग में कोई छेड़छाड़ करी क्या अपन ने? कोई ऊपर नीचे करी क्या? नहीं की। तो लेजी की जितनी है उतनी की उतनी ही माइनस कर दीजिए। ये तो कर दिया भाई साहब मैंने ड्राइंग की बातें। अब आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कह रहे थे वो मैं कर देता हूं। तो पहली एंट्री थी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताना जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट दिया हो बच्चों? तो 15,750 का 8% बताना कितना होता है? कितना आ जाएगा? 1260। एबल की ड्राइंग कितनी है? एबल की ड्राइंग 13,000 का 8% कितना होगा? हाँ 10,000 नहीं 1040। और लेजी की ड्राइंग कितनी है? 10,000। इसका 8% कितना होता है? ये तो इजी है 800। 2 मिनट लिखने दो ना मैम, मछलियों को फंसने तो दो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अच्छा क्वेश्चन आते ही फंस जाती है, टेस्ट देती डर जाती है। रे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे लगा दिया आपने, अच्छा किया। पर ड्राइंग की डेट दी हुई थी क्या? नहीं दी हुई थी। जब नहीं दी हुई थी तो क्या मानते हैं? मिड में ड्राइंग करी होगी, मतलब इंटू 6/12 करना पड़ेगा। अब सही कर लो जिन्होंने गलत किया, अनसेंट करते हो तुम लोग काम। तो यहाँ पे इंटू 6/12 इंटू 6/12 करो और बताओ कितना आएगा अब वीक का? 630। कितना आएगा? 570। और लेजी का 400। कितना रहा? तो तुम ही तो बोल रहे हो यार। 520। ओके क्लियर। ये हो गई पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताना अगली एंट्री, बताना अगली एंट्री, अगली एंट्री, अगली एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो अब आप चलोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाके लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये वर्किंग है लिख लेना, वरना ढूंढते फिरोगे रिवीजन में कि कैसे आया। हाँ बताओ अभी कितना हो गया टोटल बेटा? 1550। सेट है यहाँ तक? कोई टेंशन? नो टेंशन। चलो बताओ अब क्या रह गया? सर ओपनिंग बैलेंस आ गया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया सर, ड्राइंग चार्ज कर ली सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया सर। अब ये प्रॉफिट निकालते हैं सर, निकालो बताओ कितना हो रहा है? तो 1550 और 55,750 कितने होते हैं बताइए बच्चों? 57,000। बताना जरा बच्चों कितना आ रहा है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट? कितना आ रहा है? 42,800। डब्ल्यू एल में बांट दो ये। 42,800, 42,800। बताना रेशियो क्या है, पीएसआर क्या है? 2:1:1, तो 2/5, 2/5 और क्या? अच्छा 2:1:1 है क्या? ओके ओके। बताओ 21,400। आगे बाय पी एंड एप्रोप्रिएशन।
निकालो बैलेंस फटाफट से। बताओ वीक का और एबल का कौन सी साइड बढ़ा रहा है? क्रेडिट साइड बढ़ा रहा है। बताना वीक का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 38,000। और एबल का? दीदी बताना वीक और एबल का बैलेंस कितना आ रहा है दीदी? 22,520। और एबल का दीदी? 6180। और लेजी का तो शायद डेबिट साइड बढ़ा है दीदी। बताना डेबिट साइड कितना है लेजी का? कितना आ रहा है बैलेंस क्रेडिट डाउन दर इसके? देखो यही आ रहा है क्या? फाइनल बैलेंस यही आ रहा है क्या? हाँ। अपन ने अपनी स्टाइल से काम किया, कॉन्सेप्ट समझ के काम किया, अपना आंसर आ गया भाई। कोई टेंशन है तो बताओ, समझ में नहीं आया तो बताओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्री मैंने करी, उस केस में मैंने पेंडल कहाँ पे यूज किया? जहां पे एक्सपेंस और इनकम आ रहा था, क्योंकि इन्होंने पेंडल ऑलरेडी बना ही चुके थे ये लोग, और अगर मैं एक्सपेंस इनकम यूज करता तो मुझे वापस इसका इफेक्ट पेंडल पे डालना ही पड़ता। तो मैंने डायरेक्टली क्या यूज कर लिया? पीएनडल यूज कर लिया इनकम और एक्सपेंस जगह, ताकि डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ चला जाए? पीएनडल में चला जाए। फिर मैंने क्या किया? पहले पीएनडल में करेक्ट प्रॉफिट निकाला, और फिर करेक्ट पीएनडल प्रॉफिट से मैंने क्या बनाया? पीएनडल एप्रोप्रिएशन, जहां पे मेरा करेक्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया, और इसको मैंने फिर बांट दिया किसके अंदर? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में मैंने बांट दिया इनके ओल्ड पीएसआर, दैट इज 2:1:1 में। ओके, क्लियर? आईसीएआई वालों ने क्या किया है देख लो, मतलब चक्कर खाने तो कर लो। इन्होंने कुछ नहीं किया, बताता हूं मैं। इन्होंने क्या किया? गलत पीएनडल से पहले बनाया, सही तो किया है। हाँ, इन्होंने भी यही किया है। इन्होंने भी पहले पीएनडल को सही करके सही प्रॉफिट निकाला, सही है 55,750। इन्होंने भी अपना पैटर्न, इस बार मेरे को लगा सही है भाई, मतलब अरे वाह यार, ऐसे सीखने लग गए तुम लोग। 55,750। उसके बाद में क्या करा इन्होंने भाई साहब? इन्होंने उसके बाद बनाया पीएनडल एप्रोप्रिएशन 55,750, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना। बस इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो ड्राइंग बढ़ाने की जगह इन्होंने ये फालतू के काम कर दिए यार। कुछ नहीं हुआ है, ड्राइंग की तो बड़ी है। वीक की ड्राइंग 15,750। एबल की ड्राइंग कितनी होगी? एबल की ड्राइंग कितनी होगी? 13,000। वही तो है, सेम टू सेम। क्लियर? पक्का श्योर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक एग्जाम में आया भी नहीं है, क्या पता आप ही क्या जाए। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। प्लीज चेक, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप, वाओ, sharing profits and loss in the ratio of 3:2 is Ram on account of his advancing years। अब समय बढ़ता जा रहा है, अभी इनकी उम्र बीतते जा रही है, तो अभी उम्र उम्र हो गई राम जी की। तो इनको लग रहा है कि भाई अब मैं उतना काम नहीं कर पाता हूं जितना मैं जवानी में काम कर पाता था। ठीक है, तो राम जी ने प्रपोज किया कि जो चीफ क्लर्क है ना अपना फॉर्म का, रतन, उसको अपना क्या बना लिया जाए? पार्टनर बना लिया जाए। कौन बोल रहा है? राम जी कह रहे हैं। मैं से तो काम होता नहीं भाई, देखो अपनी तो उम्र होती जा रही है, उम्र तो होते जा रहा है भाई साहब, ओढ़ों में जान नहीं रही है, चला जाता नहीं, फिर जाता नहीं, काम होता नहीं है। तो एक काम करते हैं, रतन भैया को अपना चीफ क्लर्क जो था उसको क्या बना लो? पार्टनर बना लो। कब से? 1 जनवरी 2022 से। ठीक, कितने परसेंट का पार्टनर बनाओ? 10% का, या 1/10 ऑफ प्रॉफिट का शेयर उसको देने लग जाओ। ये बात है ना, रहीम को पसंद नहीं आ रही। रहीम कह रहा है यार ये क्लर्क था, इसको क्लर्क ही रहने दे, इसको क्यों बना रहा है पार्टनर? क्लर्क को क्लर्क रहने दे, क्यों बिठा रहा है माथे पे भाई? माथे बैठ के नाचेगा। क्लर्क है, क्लर्क रहने दे। मैं नहीं बोल रहा ये सब, ये मेरी भाषा नहीं है, रहीम जी कह रहे। तो बोले अरे क्लर्क है भाई,
इसको क्लर्क रहने दे, इसको पार्टनर मत बना। तेरे से काम दे रहा मैं कर दूंगा भाई, तू उसको क्यों बना रहा है पार्टनर? राम नहीं पार्टनर बना लेते हैं। तो रहीम कह रहा है उसको पार्टनर बना तो ले, पर मैं इसको पार्टनर नहीं मानूंगा। कौन कह रहा है? रहीम। जो मैं कह रहा हूं वो सुनते रहना। राम कह रहा है कि रतन को पार्टनर बनाएंगे, रहीम कह रहा है तू बना ले पार्टनर, चल ठीक है भाई, तेरे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, मेरे को एग्री भी करना पड़ रहा है, बट मैं इसको पार्टनर नहीं मानूंगा। मतलब रहीम कह रहा है कि रतन को मैं आज भी क्या मानूंगा भाई? क्लर्क मानूंगा, क्लर्क की हैसियत से ही देखूंगा। रहीम कह रहा है कि रतन जब क्लर्क था उसको जितना पैसा मिलता था उसको काटने के बाद मेरा तो प्रॉफिट का हिस्सा दे देना भैया, ज्यादा देना पड़े कम देना पड़े वो तू जान भाई, मैं तो इसको आज भी क्या मान रहा हूं? क्लर्क मान रहा हूं। अब रहीम एक बात कह रहा है, एक बात अजम्पशन में, एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं। रतन कह रहा है कि जब रहीम कह रहा है कि जब रतन क्लर्क था, रहीम कह रहा है कि जब रतन क्लर्क था तब मान लेते हैं उसको 10,000 मिलते थे, मान लेते हैं उसको 10,000 मिलते थे। अब रतन क्या बनने वाला है? पार्टनर। अब उसको एज अ पार्टनर कितने मिल रहे हैं? मान लेते हैं 12,000, तो एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? 2,000। तो रहीम कह रहा है ये 2,000 मैं नहीं दूंगा। ये कौन देगा? राम दे, तू दे भाई, तूने बनाया इसको पार्टनर, मैं तो इसको आज भी क्या मानता हूँ? क्लर्क मानता हूँ। मेरे को प्रॉफिट देना है ना, तू एक काम कर, इसको रहीम को, इसको रतन को क्या मान? क्लर्क मान, इसकी सैलरी कमीशन माइनस कर दे, फिर जो मेरा प्रॉफिट जो प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट आया उसको मेरे पुराने रिश्ते में बांट दे भाई, मैं खुश हूँ तो तू भी खुश रहे। तेरे को उसको पार्टनर मानना है मान, पर मैं इसको पार्टनर नहीं मानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब रहीम क्या कह रहा है कि मेरे प्रॉफिट का हिस्सा निकालने के लिए आप रतन को क्या मानो? क्लर्क ही मानो, और क्लर्क की हैसियत से जो उसको पहले देते थे ना वो देके सैलरी कमीशन माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से मेरे को मेरा हिस्सा दे दो पुराना वाला, मैं खुश, आई एम गुड। कौन कह रहा है सब? रहीम कह रहा भाई। ये सेटिस्फाइड नहीं है, इसको पार्टनर बनना दिखना नहीं चाहता, ये इसको नहीं मजा आ रहा भाई। तो अब देखो कहां लिखा हुआ है ये सब चीजें, पढ़ते हैं। तो राम और रहीम, तुम्हें समझ में आ गई मेरी स्टोरी? स्टोरी क्या है? स्टोरी क्या है? हकीकत क्या है? असलियत क्या है? रतन क्या बनने वाला है? पार्टनर। असलियत क्या है? रतन क्या बन गया है? पार्टनर। पर रहीम क्या बोल रहा है? मैं इसको पार्टनर नहीं मानूंगा, मेरे को मेरे प्रॉफिट का ऐसा देना है तो उसको क्या मानना पड़ेगा आपको? क्लर्क मानना पड़ेगा। क्लर्क की हैसियत से जो उसको तनख्वाह कमीशन मिलती थी वो माइनस कर देना, और उसके बाद मेरे को तो मेरे प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता था पहले वो प्रॉफिट का हिस्सा दे देना, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने यार। समझ में आ रहा है? कौन नाटक कर रहा है? रहीम। इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। अगर यही मान जाता तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो बस नए रेशियो में प्रॉफिट को बांट देते, पर ये नहीं मान रहा है इसलिए क्वेश्चन में तड़का लग गया। और अब बनेगी बढ़िया सब्जी। बनाए? आ जाओ। तो राम और रहीम पार्टनर्स हैं जो रेशियो शेयर करते थे 3:2। राम ने बोला कि भैया मेरे से काम होता नहीं है, अपने रतन भैया जो अपना चीफ क्लर्क है उनको क्या बना लिया जाए? पार्टनर बना लिया जाए 1 जनवरी 2022 से, और पार्टनर बनने के बाद इन्हें प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलने लग जाएगा? 1/10 ऑफ हिस्सा मिलने लग जाएगा। ओके। और जो 1/10 लेके चला गया रतन, उसके बाद जो बचा 9/10 शेयर उसको कौन बांट लेगा आपस में? राम और रहीम बांट लेंगे। किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। ओके। पार्टनर बनने के पहले जब रतन क्लर्क हुआ करता था तो रतन भाई को 500 रुपए पर मंथ यानी कि 6,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, टुगेदर विद कमीशन ऑफ 4% ऑन दी नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। ठीक है भाई, कमीशन कितनी मिलती थी वो निकाल लेंगे। अब ये पार्टनरशिप डीड में बोला कि द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज अ पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही हैड कंटिन्यूड एज द चीफ क्लर्क शुड बी टेकन आउट ऑफ द राम्स शेयर। मतलब रहीम ये बोल रहा है कि रतन को जो पहले क्लर्क की हैसियत से 10,000 रुपए मिलते थे उससे अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा अगर इसको आज पार्टनर की हैसियत से मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा 1 रुपया कौन देगा? राम देगा। ऐसा लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ना। रतन का जो प्रॉफिट का शेयर है एज अ पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 10,000 जो उसको मिल रहा था क्लर्क की हैसियत से, इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही कंटिन्यूड एज द चीफ क्लर्क,
तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो एक्सेस पैसा है, वो कौन देगा? किसके शेयर से निकालना? राम के शेयर से निकालना। मतलब यहाँ गारंटी किसकी है? राम की है। किसकी गारंटी? राम की है। Net profit for the year end 31st December 2022 is 1,10,000. Show the distribution of net profit amongst the partner. मस्त पॉइंट है, मजा आ गया। तो पहले अपन एक काम करते हैं, रफ में निकालते हैं कि अगर रतन क्लर्क ही होता, अगर रतन क्लर्क ही होता तो रतन को कितना मिलता। निकालें? पहले पहले अपन करते हैं वर्किंग नोट। ओके, आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन आपके 12 में भी है। मैंने करवाए टाइम बोला भी था कि ये फाउंडेशन में आएगा, बोला भी था कि सेम आता है फाउंडेशन में। वर्किंग नोट क्या निकाल रहे हैं अपन? रेम्यूनरेशन ऑफ रतन एज अ क्लर्क। बताना प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,10,000 हुआ था। 1,10,000 में से सैलरी माइनस करने के लिए बोल रहा है ये, और ये तो कमीशन माइनस करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे कमीशन देने के लिए बोल रहा है। पर अपने पास कौन सा प्रॉफिट आ गया अभी? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। 1,10,000 में से 6,000 का गया। रतन की सैलरी कितना बचा? 1,04,000। पर अभी तक कमीशन माइनस थोड़ा किया मैंने। इसका मतलब ये 1,04,000 क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग ऑफ, बिफोर चार्जिंग ऑफ रतन कमीशन। तो अपने पास प्रॉफिट तो कौन सा है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला है। पर देने के लिए किस पे बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग पे। तो बताओ क्या लगाएंगे फॉर्मूला? इंटू रेट अपॉन 100 है, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब सॉल्व करो इसको आप। 1,04,000 इंटू 4 अपॉन 104। आ गया क्या? ये क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ रतन एज अ क्लर्क। अगर रतन आज भी क्लर्क होता तो उसे कितना पैसा मिलता, वो ये है। मिल नहीं रहा है, और कितना मिलता वो ये है। क्योंकि इससे ज्यादा जब जब भी मिलेगा वो रहीम नहीं भुगतने वाला है। इसलिए ये पंचायत देखनी पड़ी मेरे को कि रतन को कितना मिल रहा था। अगर वो क्लर्क होता तो कितना उसको मिल रहा था, कितना मिल जाता। हाइपोथेटिकल हो जाता, कर जाता, मिल जाता। ओके, क्लियर? कोई टेंशन नहीं? पक्का? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। रहीम का प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए 1,10,000 के प्रॉफिट में से कितना माइनस करोगे? 10,000। क्योंकि वो तो रतन को आज भी क्या मान रहा है? क्लर्क। तो क्लर्क को 10,000 देने के बाद कितने बचे? 1,00,000। और 1,00,000 का वो कितना ले जाएगा? 2/5। वो तो कह रहा है मैं रतन को पार्टनर नहीं मानता भाई। जो पहले था वो आज भी है मेरे लिए। तो जो पहले था वो आज भी है मेरे लिए। तो 1,10,000 में से पहले गए 10,000, कितना बचा? 1,00,000। और 1,00,000 का 2/5 कर लो, कितना आ रहा है? 40,000। 40,000 रहीम भाई तो लेके फ्री होंगे अपने। तो क्या अपने पंचायत नीचे भोगड़ी। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? रहीम का प्रॉफिट शेयर कैसे निकाला मैंने? 1,10,000 का रियल प्रॉफिट, उसमें से 10,000 का हाइपोथेटिकल रेम्यूनरेशन किया माइनस। 10,000 जो मैंने दिया ही नहीं रतन को, अब थोड़ा दे रहा हूं मैं।
पर अगर रतन क्लर्क होता तो कितना देना पड़ता, 10,000 देना पड़ता। तो 1,10,000 में 10,000 गए तो कितने बचे, 1,00,000। अब 1,00,000 का 2/5, 2/5 कौन ले लेगा, रहीम ले लेगा। रहीम उसको आज भी क्लर्क ही मान रहा है। समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, अरे बोलो आया नहीं आया। अब आपको लग रहा होगा सर कि इसको आप ओल्ड रेशियो में कैसे बांट रहे हो। तो 1,10,000 में से 10,000 रतन के दे तो दिए, तो अब जो प्रॉफिट बचा वो किस किस का बचा, राम और रहीम का। और राम और रहीम का आपस का रेशियो क्या है, 3:2 ही है। जो पहले था वही आज भी है। तो 1,10,000 में 10,000 रतन को दे दिए रहीम के हिसाब से। अब बचा 1,00,000। अब बचे हुए 1,00,000 को कौन बांट लेगा, रहीम के हिसाब से, राम और रहीम। रहीम और राम का बीच का रेशियो क्या है, 3:2। तो 1,00,000 का 2/5 आया, कितना आ गया कमोन, 40,000 आ गया। नहीं आ रहा, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये हाइपोथेटिकल चल रहा है क्वेश्चन। ओके, तो देखो आप बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन, बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर क्या एक्चुअल प्रॉफिट 1,00,000 का है या 1,10,000 का है, हाँ। और क्या एक्चुअल में आज रतन क्लर्क है क्या, नहीं। वो तो रहीम का शेयर निकालने के लिए क्लर्क मानना पड़ रहा है, क्योंकि ये मान नहीं रहा कि ये पार्टनर है। क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया मैं तो इसको क्लर्क मान रहा हूं, और क्लर्क से ऊपर अगर आपको पैसा देना पड़ रहा है एज अ पार्टनर, इसको पार्टनर बनाने के बाद अगर 1 रुपया भी ज्यादा देना पड़ रहा है तो 1,000 मैं आपको दूंगा नहीं, मेरे हिस्से में से मत काटना। मतलब ये इसको आज भी क्या मान रहा है, क्लर्क मान रहा है ना यार। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि भाई पहले 10,000 देने पड़ते थे, आज अगर 11 देने पड़ रहे हैं तो मैं तो 10,000 रुपये मान रहा हूँ इसके, क्योंकि मैं तो उसको क्लर्क ही मान रहा हूँ, मैं तो पार्टनर मान ही नहीं रहा इसको। समझ में आया। अब टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अच्छा अपन जिस अप्रोच से गारंटी वाले क्वेश्चन करते हैं ना, मैं वो वाली अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा। वरना अपन जो अप्रोच फॉलो करते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक बार 1,10,000 को आप तो इनके तीनों के न्यू रेशियो में बांट दो, फिर जो बेचारा रो रहा है उसके आंसू पहुंचने पड़ेंगे। उसके आंसू कौन पहुंचेगा, जिसने गारंटी दी थी। तो गारंटी वाले पार्टनर के प्रॉफिट में से प्रॉफिट काट लेंगे और आंसू वाले प्रॉफिट पार्टनर को दे देंगे। तो मैं उस तरीके से इसको नहीं करवा रहा हूं अभी आपको, मैं इसको आपको स्मार्ट तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है। तो रतन रहीम भाई ने बोला कि 1,10,000 में से 10,000 का प्रॉफिट में एक्सेप्ट कर रहा हूं, रतन को 10,000 रुपए तक दे दो आप, क्योंकि क्लर्क था तब भी 10,000 रुपए मिलते थे इसको, ठीक। पर पार्टनर की हैसियत से 1,10,000 का 1/10 करोगे कितना हो जाएगा, 11,000। तो 11,000 बर्दाश्त नहीं है भाई साहब, वापिस सुनो। पार्टनर की हैसियत से इसका शेयर कितना है, 1/10। तो 1,10,000 का 1/10 कितना होता है, 11,000। तो रहीम कह रहा है कि मैं 11,000 बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई साहब, मैं तो कितना मानूंगा, कितना दिया आपने इसको, 10,000 ही दिया है। तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा निकालने के लिए तो आप 10,000 ही माइनस करना भाई साहब इसके। तो 10,000 माइनस कर दिया मैंने, कितने बचे अब, 1,00,000। अब ये 1,00,000 रुपए रहीम और राम बांट लेंगे रहीम के हिसाब से, किस रेशियो में, इनके पुराने आपस के बीच के रेशियो में। और उनका बीच का रेशियो पुराना और नया भी सेम ही है, इनके आपस का पुराना रेशियो भी 3:2 ही था और इनके आपस का नया रेशियो भी
3:2 ही है। तो अब ये जो 1 लाख बचा है, ये राम और रहीम में बटना चाहिए 3:2 में। तो रहीम के पास कितना आ जाएगा? 2/5। कितना हो जाएगा ये? आया या नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का आया? आगे देखो। रतन पर एक्चुअल में बताओ, क्लर्क है क्या? क्या है ये? पार्टनर है ना? बताना प्रॉफिट कितना हुआ है। 1,10,000। और इसका रेशियो कितना है, मतलब शेयर कितना है प्रॉफिट में इसका? तो लेगा तो कितना है? 11 लेगा। सिंपल, लेगा तो 11 ही ना। वो तो रहीम नहीं मान रहा। लेगा तो 11 ही। ठीक, अब बताओ बचे हुए कौन लेगा बेचारा? कितना? ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। कैसे क्या देखो। सबसे पहले मैंने रहीम का हिस्सा निकाला, फिर रतन का निकाला, और फिर राम का आ गया। आया या नहीं आया? ट्रेडिशनल अप्रोच से करके दिखाऊं कि पहले 1,10,000 को न्यू पी में बांट दो। और उसमें भी आपको रहीम का हिस्सा निकालने के लिए तो करना तो यही पड़ेगा। उसमें भी आपको रहीम का हिस्सा निकालने करना तो यही पड़ेगा आपको। क्योंकि रहीम तो कह रहा है मैं तो 1,10,000 में से रतन के 10,000 माइनस करने के बाद ही लूंगा भाई प्रॉफिट का हिस्सा। मैं तो रतन को अपना पार्टनर मानता ही नहीं हूँ। तो ये नए पीएसआर में बांटने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है। ये नए पीएसआर में बांटने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है। कौन? रहीम। समझ में आ गया या नहीं आया? तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन, इसको आप हाईलाइट कर लेना, इस्तेमाल कर लेना, मतलब जो करना है कर लेना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख के ही जाना है पहले। एलडीआर कैटेगरी मार्क कर लो, लास्ट डे रिवीजन कैटेगरी मार्क कर लो। कितना होता है कमोनी? 1,10,000। शायद अपने क्लास 12 में एबीसी थे। हाँ सर, क्या कुछ कह रहे थे आप? कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? नो डाउट? ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। है बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एकदम क्यूट सा प्यारा सा क्वेश्चन है। बट कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई। ओके, तड़का मस्त लगा हुआ है। चलें आगे। तो ये था एक बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 10 11 जो अपन ने किया। 10 और 11 बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 5 भी बहुत अच्छा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम में भी आया हुआ है। अब चलते हैं सर, वो एक बचा हुआ क्वेश्चन मैंने डाल दिया है आपकी टीएस ग्रेवाल से डाला हुआ है, ताकि आपका दिमाग चलने लग जाए। तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिर से आ जाए। ये टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है भाई साहब। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू टीएस ग्रेवाल साहब। पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं। आर को सैलरी मिलनी चाहिए, पी क्यू आर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए इनकी कैपिटल्स पे, आर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए of 10% of profit in excess of 50,000 after providing for para 1 and 2 mentioned above. Q is entitled to 10% of profit after providing all the amount in para 1, 2, 3 mentioned above. Balance of profit will be shared by PQR in ratio of 5 to 3 to 2. The profit for the year before providing above the before providing the above item are 3,50,000. You are required to prepare P&L appropriation account. ऐसा ग्रेवाल में पढ़ा है क्या आपने? अच्छा, वहां का नहीं है, पढ़ा है आपने? दीदी बताएगी। कौन सा पॉइंट है स्टार्टिंग वाले? सैलरी देने वाले पॉइंट? कमीशन, ये इंटरेस्ट कैपिटल देने वाले, ये वाला? चलो, दीदी ने पढ़ा है। अरे कहीं का भी ये क्वेश्चन है ना, आ जाओ बनाते हैं, इसमें क्या डर रहे हो? एकदम मस्त क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाएंगे। फंडामेंटल में दिमाग ही पक गया भाई, दिमाग लगा ही नहीं, बोर हो गए। आ जाओ करें। ओके, सबसे पहले अपन बनाते हैं पी एंडल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। आ जाओ बनाते हैं कौन। पर पहले एक बार फिर अश्योर करवा दो, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में कोई डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन 10 11 में कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना ऑनलाइन? पक्का? ओके।
सबसे पहले बताओ कितना प्रॉफिट आया है पी एंड एल से। 3.5 लाख। इसमें सबसे पहले क्या देंगे, आर की सैलरी, तो 2 आवर्स सैलरी 10,000 पर एनम, साल भर के 10,000। तो बताओ कितने हुए महीने के। 1,20,000। कितने हुए अक्षिता, कितने हुए महीने के। 833.33। हालांकि अपने को क्या मतलब, उससे साल का ही मतलब है ना। चलो आगे चलते हैं। मछलियां फंसती नहीं आजकल, का चक्कर है। मछलों फंसा करो। पी क्यू आर टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन द रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ 250, 150 और 1 लाख। ओके, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी एंट्री क्या होती है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली एंट्री नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी एंट्री। ढाई लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। 6%। कितना और बताओ। हाँ, ये आ गया 30,000। ओके, अब क्या कह रहा है ये, पॉइंट नंबर 3 के लिए, कि आर को आप एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। कितना, प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर पैरा 1 2 मेंशन अबव। बताओ क्या कहना चाहता है, कौन बताएगा मुझे थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है। बुक का आंसर नहीं देखोगे भाई, तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी कसम। सर यार कसम डलवाते हो आप यार। चलो तुम्हारे चाहने वाली कसम। अरे बताओ यार, कसम डलवा दी मैंने तुम्हारे को। फटाफट बताओ, थर्ड पॉइंट आंसर मत देखना, मैं बता रहा हूँ, झलक भी मत मार लेना। अच्छा, अब ये 350 में से सैलरी भी लेस कर दूं, इंटरेस्ट कैपिटल भी लेस कर दूं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसका, उसका 10% क्या, कितना आएगा बताओ आप करके। 3,50,000 में से करो पहले तो 10,000 माइनस, फिर करो ये 30,000 माइनस, कितना आएगा, 3,10,000। अब अच्छा, उसमें से 50 भी हटा दूं, ठीक है, फिर कितना आएगा, 260 का 10%। हाँ सही तो है। आगे इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कमीशन बोल लेंगे, आर की कमीशन हो गई है। ओके, सही तो बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो। 2 आवर्स कमीशन कैसे आया, 3,50,000 में से गया आपका आर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें से भी गए 50,000। क्वेश्चन ने खुद ने बोला था 50 बेटा दो, और इसका 10%, कितना आ गया, 26,000। ये सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है 50,000 से ज्यादा वाला, उस पे देना है कमीशन। तो बच रहा था 3,10,000 पर 50,000 ज्यादा, कितना बच रहा था, 2,60,000, उस पे दे दिया 10% का कमीशन। कितना हो गया, 26,000। ओके, चले आगे। पक्का श्योर, हार्ड नहीं है सर, पर कुछ अलग टाइप का है, इसलिए मैंने डाल रखा है यहाँ पे। और क्यू को भी बोला है कि 10% प्रॉफिट देना है आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ ऑल दी अमाउंट पैरा 1 2 3। तो बहुत ही इजी है भाई। तो टू क्यूज कमीशन, ये तो बहुत इजी है। 3.5 लाख में से आप माइनस करो 10,000, 30,000, 26,000, कितना आ रहा है बताओ। कितना परसेंट इसका, 10%। बताना कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है फाइनल, 10,000, 28,400। वेरी गुड।
और अब जो बच जाएगा प्रॉफिट इसको बांट लेंगे, ये पी और क्यू और आर 5:3:2 में। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। पहले पढ़ने में लगा पता नहीं क्या पूछ लिया है, पढ़ने में लगा कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन आपको दिखने में कैसा भी लग रहा हो भाई, उसको पढ़ोगे ना तब आंसर आ जाएगा। उसको पढ़ोगे ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, आंसर लिखोगे ही नहीं, तो नंबर तो नहीं आएंगे आपके। बताना कितना आ रहा है आपका ये फाइनल प्रॉफिट, बताओ ना यार, बताओ ना यार, फाइनल प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 2,55,600। बांट दो इसको पी क्यू और आर। कितना आ रहा है बेटा, मैं बताना। पी का आगे। हम्म 50 1,120। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आप आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसको डिस्कस करना है अपने को। इसको लिख के नहीं करेंगे, जस्ट विल डिस्कस इट और फिर क्लोज कर देंगे अपना फंडामेंटल्स। तो था ना क्वेश्चन 12 जिसमें क्वेश्चन बने हुए थे, वो डिस्कस करेंगे, खत्म हो जाएगा फंडामेंटल। तो आपने लिख लिया क्या ये? फटाफट से लिख लो प्लीज, एकदम आसान है। ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आपको लगता है ना कि नहीं लिख पा रहे, टाइम नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। चलो अभी चलते हैं सर आखिरी क्वेश्चन में, जिसको डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ पढ़ते हैं। किसी ने ट्राई किया है? आधे बच्चों ने ट्राई किया है। ओके चलो, कम ऑन पढ़ते हैं। एक्स वाई पार्टनर है। टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, ड्राइंग पे 10% लेना है। एक्स विड्रॉ करता है 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वाई विड्रॉ करता है 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये तो सिंपल हो गया भाई। 40,000 इंटू 12 कितना हो गया ड्राइंग टोटल, बताना। 480। ओके, परसेंट कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? 10%। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो कितना आएगा एवरेज पीरियड? 5.5 डिवाइड बाय 12। सर ये 5.5 कैसे आया? पहली ड्राइंग कब करी होगी? अप्रैल एंड में। ईयर एंड से कितने महीने पहले? 11। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? मार्च के एंड में। ईयर एंड से कितने महीने पहले? 0। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, ये आ गया एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट है। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा फंडामेंटल्स में भाई साहब। कितना आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताना एक्स का बेटा। हाँ 22,000। ऐसे ही वाई का अगर 1,20,000 वो एक क्वार्टर में ड्रॉ करता है, तो 4 क्वार्टर में कितना ड्रॉ करेगा? 480। रेट कितनी है? 10/100। और अगर क्वार्टर के एंड में ड्रॉ कर रहा है, तो पहला ड्रॉइंग कब करा होगा? अप्रैल में जून के एंड में, यानी कि 30 जून को। मंथ एंड से कितने महीने पहले? 9। और आखिरी ड्रॉइंग कब करी होगी इसने? थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर के एंड में, यानी कि 31 मार्च, यानी कि कितना महीने पहले? 0। 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 4.5। कितना आ रहा है बताओ सॉल्व करके? 18। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आता मस्त चल रहा है जीवन। ओके अब चलेंगे आगे।
अब ये कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है देखो पार्टनर के कैपिटल में यहाँ सैलरी गई हुई है एक्स के, तो इसका मतलब ये एक्स की सैलरी अपन ने यहाँ भी लिखी होगी। अरे दो जगह जाती है ना यार, एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और फिर P&L अप्रोच अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी। आ गई यहाँ पे एक्स की सैलरी, कोई टेंशन ही नहीं है। पक्का श्योर? अब सुनो अभी सुनो। अगर ये 288 है तो फिर ये कितना होगा? अगर ये टोटल 288 है एक्स और वाई का मिला के, तो एक्स का तो दिया हुआ है 160, वाई का कितना इंटरेस्ट होगा? 1,28,000। तो ये तो खत्म। अब मेरे को बताओ, अगर 1/3 हिस्से के लिए एक वाई का शेयर आया है 2,80,000, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट होगा एक्स, तो एक्स का 1/3 किसके बराबर आ रहा है? 2,80,000 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था? 2,80,000 इंटू 3 करो ना, कितना हो गया? 8,40,000। अगर 840 में से y का हिस्सा 280 है, तो बताओ x का हिस्सा कितना हुआ? 840 का 2/3 कर लो, कितना हो रहा है? 5,60,000। ये क्लियर? अब सुनो, अगर आपका टोटल अगर आप कर दोगे इस साइड का 360 प्लस 288 प्लस 840, कितना आ जाएगा इधर बताना? 14 लाख। तो 14,88,000 इधर भी आ गया। डेबिट क्रेडिट बराबर होती है टोटल तो 14,88,000 में से अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दोगे ये 40,000 की, तो कितना आ गया आपका P&L वाला प्रॉफिट? 14,48,000। 14,48,000 आ गया यहां तक। अब देखो, सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी दी हुई है? 8%। और एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,60,000। तो ये 1,60,000 किसके बराबर है, 100 के या 8 के? अगर 100 की कैपिटल है और 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो ये 160 किसके बराबर है? 8 के। तो 160 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करो, बताओ एक्स की कितनी कैपिटल आ रही है? जिसको ये बात समझ में नहीं आए कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि वक्त वक्त में ही मेहनत करनी होती है। जो वक्त होता है ना उसमें ही मेहनत करनी होती है। तो आप ऐसा नहीं हो कि मेहनत करते ही रह जाओ और टाइम निकल जाए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला सुन लो। मान लेते हैं कि एक्स की कैपिटल है ए, तो ए का 6%, 6 ही है ना, 8%। ए का अगर मैं 8% करूंगा तो कितना आ रहा है एक्स का इंटरनल कैपिटल? 1,60,000 आया। तो ए इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, तो बताना एक्स की कैपिटल कितनी आई? 20 लाख। ये आ गई एक्स की कैपिटल 20 लाख। पता है क्या हुआ इसके अंदर? 160 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके बराबर है? 8 के, 100 के, 8 के। तो जो जिसके बराबर होता है ना उसको उससे डिवाइड करते हैं, और जहां जाना होता है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्योरम काफी बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही बताओ y का कितना था? 1,28,000। ये भी 8 के बराबर है। जाना कहां पे? 100 पे। बताना कितना हो गया? 16 लाख। ओके, क्लियर? अब क्या, अब सब कुछ तो दिया हुआ है, लिख दो। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा, उसके साथ साथ में ड्राइंग भी आ जाएगा। ड्राइंग लिखा मत भूल जाना भाई साहब। कितनी ड्राइंग है एक्स की? 480। वाई की भी कितनी है? 480। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 22,000। यहाँ पे कितना है? 18,000। सैलरी आ गई। और क्या? अच्छा, आईओसी भी तो आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आएगा यहाँ पे 160, 128। और क्या आएगा? प्रॉफिट का हिस्सा आएगा 560, 280। और यहाँ पे क्या जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है बताओ? एक्स का बैलेंस कितना आ रहा है बताओ फटाफट? कितना आ रहा है बेटा? 20।
78 तो 25,78,000 आ रहा है। एक्स का कैपिटल, वाई कितना आ रहा है? 15,10,000। तो ये था आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन। जिन्होंने ट्राई करा, दिमाग चलाया, वेरी गुड। जिन्होंने ट्राई नहीं करा, वेरी गुड, कोई टेंशन ही नहीं है। हर मई के बाद सितंबर होता है, और हर सितंबर के बाद जनवरी होता है, और फिर हर जनवरी के बाद मई होता है, और फिर हर मई के बाद सितंबर होता है। कोई अटेम्प्ट पे लिमिट ही नहीं है। जब आपका मन हो जाए ना कि अब पढ़ूंगा, उस समय पढ़ लेना, कोई बात नहीं। बस 4-5 महीने बढ़ते रहेंगे बस। नो लिमिट्स ऑन द अटेम्प्ट, यही तो इस कोर्स की खूबसूरती है। जब अपन 30-35 साल के हो जाएंगे तब तक अटेम्प्ट देते रहेंगे। सही है ना? शादी की उम्र पढ़ते रहेंगे। जिस समय बच्चों के दोस्तों के बच्चे हो जाएंगे, अपन पढ़ते रहेंगे। दोस्तों को गाड़ी लेते रहेंगे, अपन पढ़ते रहेंगे। दोस्त बूढ़े हो जाएंगे, अपन पढ़ते रहेंगे। दादाजी बन जाएंगे, दोस्त पढ़ते रहेंगे। पढ़ाई करनी है भाई। तो वही टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है कुल मिला के। ठीक है? सब देखो ऐसे बातें मत किया करो यार, आप टेंशन में डालते हो मेरे को। अरे तो जगाता हूँ तुमको मैं। टाइम पे पढ़ोगे तभी तो टाइम पे पास होगे, तभी तो टाइम पे चीजें मिलेगी। मजा जो अभी करना है वो अभी करेंगे तो ही तो मजा आएगा भाई। बाद में कर क्या मतलब? तो पढ़ने का टाइम फ्रेम होता है कि इस समय तक मेरे को अपना डिग्री करनी है, करियर बनाना है, फिर मुझे इस समय तक जॉब करनी है, फिर कार लेके आनी है, गाड़ी लेके आनी है, शादी करनी है। ठीक है? मतलब सब कुछ टाइम से होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है? तो टाइम से आप पास हो जाओ, इसलिए अभी से पढ़ने लग जाओ। ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है? चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल।